एक गिलास पानी, पानी के अंदर नमक, नमक के अंदर CO2, CO2 के अंदर अमोनिया, इन चार चीजों को मिलाया तो प्रोडक्ट बनता है NaSCO3 और दिस इज त्रिशूल क्वेश्चन। अब ये त्रिशूल मम्मी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, जेनेटिक मटेरियल तो 50% मम्मी से आएगा, 50% पापा से आएगा, तो मतलब यहाँ पे मोर वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो एजर्शन सही है, रीजन मेरे पास क्या है। सीबीएसई का काम तुम्हें टॉर्चर करना नहीं है, सीबीएसई का काम है ये जानना कि तुमने पूरे साल में कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े या नहीं। वो हाई फाई बड़े बड़े रेजिस्टेंस देके परेशान करने के पर्पज से नहीं पेपर बना रही। हीरो बनने की कोशिश करो तो ऐसे ही होता है। देखो अब मेरे को ट्रायंगल ही नहीं उल्टा करना आ रहा। चलो इसके सामने हम अपना खुद प्यारा एक प्रिज्म बना लेते हैं इन्वर्टेड। CO2 रिलीज करते हैं, तभी बोला जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, है ना। ये इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि पॉलिनेशन होगी और उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेटिंग ही कई बार होता है ना, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है, या वो पोलन ग्रेन क्या होता है, पुश होता है, उसका मतलब क्या है, इनफर्टाइल होता है कि वो पोलन ट्यूब ही नहीं जर्मिनेट कर रहा, तो पोलियम हरकत करी तो मम्मी का मन भी करेगा ना उसको स्लैब लगाने का, पर मम्मी लगा नहीं पाएगी क्योंकि गेस्ट आया हुआ घर में। तो ये वो क्या पेपर देके आया, तो बच्चों ने कहा सर इसका ये आंसर था, और बच्चों ने पढ़ा ही नहीं कि रेनबो को उन्होंने आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम दे रखा है, जबकि रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। लोगे रहेंगे पेपर में सोल्व करने, न्यूमेरिकल आ गया एमसीक्यू में, सिर्फ लॉजिक था कि दो बल्ब हैं, इनको सीरीज में जोड़ा, अगर एक के बॉन्ड हटाते जाओ इलेक्ट्रॉन लगाते जाओ, कैसे लगाना है देखो, बॉन्ड से की चाल है, सिंपल सी बात समझना कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट जरूर करती है जहां से आपकी नजर ना पड़े और आपके मार्क्स तक। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। बेटा होपफुली आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन का देख लिया होगा, और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो बार बार सीबीएसई किसी ना किसी फॉर्म में पूछती है फाइनल एग्जाम। बेटा अब ये 4 डेज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और इसी मेहनत को आसान करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कम टाइम के अंदर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेटा अब वो टाइम नहीं है कि आप 2-2 3-3 घंटे की लाइव क्लासेस लगा के अपना टाइम वेस्ट करें। अगर किसी बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो वो बेटर है कि वो लाइव क्लास से पढ़ सकता है, बट अगर आपने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी पूरे साल की है तो कोशिश करें बेटा इस टाइम पे आप उन कॉन्सेप्ट को रिटेन करें, उसे लिख लिख के देखें। तो अब ये कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे के अंदर जितना आप वीडियो में से सुनेंगे उतना ही आप साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि बेटा जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको एग्जाम में कोई भी चीज याद नहीं आने वाली। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, बट इस मेहनत का एक छोटा सा रिवॉर्ड एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए, दैट इज योर लाइक, योर कमेंट एंड योर शेयर्स। तो इस वीडियो को बेटा लाइक करें किसी भी फ्रेंड के साथ जो 10th क्लास का एग्जाम देने वाला है, ताकि उसकी भी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी इजी हो सके। जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल, और अगले 3-4 दिन के लिए और एग्जाम डेज में बेटा मिरेकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन of CBSE 2025 which is supposed to be asked in a different way। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर फिटल डेवलपमेंट। बेटा मेरी बात याद रखना, प्लेसेंटा पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या ये बात हमें पता है प्लेसेंटा एक कनेक्टिव टिश्यू है मदर और बच्चे के बीच में? बिल्कुल सही। तो प्लेसेंटा रीजन बताना था क्यों इसेंशियल है, मतलब वो प्लेसेंटा के फंक्शन पूछ रहा है। पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बेटा मदर से बच्चे को जो ऑक्सीजन जाएगी वो प्लेसेंटा के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे से मदर को जाएगी प्लेसेंटा के थ्रू, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू। तो गैसेस का एक्सचेंज है, न्यूट्रिशन है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, दैट इज डन बाय प्लेसेंटा। यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बेटा देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म और एग का मीट होना। जब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है। अब उस जाइगोट ने आगे जाके एक प्रोसेस शो करना होता है, इम्प्लांटेशन। क्या शो करना होता है? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? इम्प्लांटेशन का मतलब है कि वो जो जाइगोट बना, वो जो एम्ब्रियो बना, वो जाके यूट्रस की वॉल के साथ चिपकेगा। तो अगर बेटा उसको यूट्रस की वॉल के साथ चिपकना है तो यूट्रस को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए यूट्रस क्या हो जाती है, वॉल थिक और स्पॉन्जी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा यूट्रस वेट करता है कि किसी भी टाइम इम्प्लांटेशन हो सकती है, दैट्स व्हाई द वॉल्स ऑफ द यूट्रस बिकेम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, थिक भी हो जाएगी स्पॉन्जी भी हो जाएगी ताकि इम्प्लांटेशन इजिली हो सके। नेक्स्ट वन, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस। बेटा बार बार बोल रहा हूं, राइजोपस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है राइजोपस। इस राइजोपस का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम ब्लोब भी बोलते हैं,
है ना, इसको वैसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये जो स्पोरेंजियम है, दिस स्पोरेंजियम विल बी कॉल्ड एज द सेक्सुअल पार्ट। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं सेक्सुअली। बेसिकली क्या पूछा हुआ है, रिप्रोडक्टिव, सो दिस इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो नीचे वाली डंडी है हाइफे, दिस वुड बी कॉल्ड एज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक हो गया हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द अनदर वन इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको पता है क्या एडवांटेज है बेटा, बार बार पूछा है सीबीएसई ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ऊपर। चीप मेथड होता है, क्विक मेथड होता है, चीप मेथड होता है, फास्ट मेथड होता है, और साथ में इसका एडवांटेज ये भी है कि अगर हमने मास में प्लांट्स को ग्रो करवाना है, मास पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स इंक्रीज करानी है, तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। बेटा डिसएडवांटेज भी पूछ सकते हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है, क्लियर, तो सक्सेस रेट इसका इतना ज्यादा नहीं है, बट मेनली एडवांटेज पूछेंगे तो एडवांटेज के अंदर आप लिख सकते हो चीप मेथड है, फास्ट मेथड है, एकदम से मास पॉपुलेशन अगर प्लांट्स की बढ़ानी हो तो वो बढ़ा सकते हैं, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसके अंदर है कि न्यू वैरायटीज जनरेट हो सकती हैं। आपको पता है ना, न्यू वैरायटीज जैसे ग्राफ्टिंग था, प्लांट टिश्यू कल्चर है, उसमें न्यू वैरायटीज भी जनरेट हो सकती हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये वाला डायग्राम बेटा या तो आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, या फिर आपके पास ऐसा डायग्राम ये ड्रॉ किया हुआ होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये मैंने क्रॉप किए हैं सीबीएसई के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन बेटा थोड़े से ट्विस्ट होके एज इट इज पेपर में मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथ साथ आपके हाथ चलते रहें, कान अलर्ट मोड में होने चाहिए, आईज अलर्ट मोड में, और साथ साथ हाथ चलते रहें, ताकि आप जब लिखें तो वो तुम्हारे दिमाग में सीधा छप जाए। ये सीड का डायग्राम है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बेटा बी जो है ये कोटिलिडन है ना। अब जब पेपर में आया था तो कई बच्चों ने इसको सीड कोट भी लिख दिया था, तो ये भी सही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर ये बीच में होता तो ये कोटिलिडन होता, बाहर है तो सीड कोट, तो दोनों ही चीजें सही है। ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल तुम्हें पता है फ्यूचर शूट, सी इज रेडिकल विच इज कॉल्ड एज फ्यूचर रूट, मतलब ये आगे जाके रूट्स बना लेगा, और ऊपर वाला आगे जाके क्या बना लेगा, शूट बना लेगा। नेक्स्ट वन, why the part be considered to be important in seed germination। बेटा ये सीड जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट है तो कोटिलिडन ही आना था, क्योंकि बेटा ये फूड प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड फूड सोर्स। इस वजह से बेटा जब बीज ने अंकुरित होना है, जर्मिनेट होना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सीड के पास खाना हो। तो खाना स्टोर कहां पे रहेगा, खाना स्टोर रहेगा कोटिलिडन के अंदर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अ ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट डोनेटेड बाय जीजी इज क्रॉस विद, ठीक है। अब ये मेंडल की क्रॉस है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी वाली क्रॉस सुनी है ना, ये करके भी आपने देखी होगी बेटा। आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि आपने क्या रट्टा लगाया या सच में कॉन्सेप्ट पढ़ के किया है। इस वजह से समझ के अगर तुमने कॉन्सेप्ट किया है तो इस वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देंगे। तो आपके पास सेम ही क्वेश्चन है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने लिख दिया, इन्होंने क्या लिखा कि एक ग्रीन स्टेम्ड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल जी, उसकी क्रॉस बनानी है स्मॉल जी के साथ। क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम पहले काम क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। बेटा यही प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, एग्जैक्ट यही प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे एग्जाम में, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये बना दिए गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के बाद हमारे पास बनता है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बना दे पुनेट स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया कैपिटल जी स्मॉल जी, मेल और फीमेल का यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। अब पुनेट स्क्वायर कैसे लिखते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी। क्या मैं कह सकता हूं F1 में मुझे सारे के सारे क्या मिले, कैपिटल जी स्मॉल जी, मतलब ग्रीन स्टेम के टमाटर के पौधे मिले, है ना, ग्रीन स्टेम के टोमेटोज मिले। F1 जनरेशन में मुझे सारे के सारे क्या मिलेंगे, ग्रीन। वो कह रहे हैं व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट, आंसर वुड बी ग्रीन, कैपिटल जी स्मॉल जी। व्हाट रेशो वुड यू फाइंड, अच्छा रीजन भी बताना था, व्हाट कलर ही पूछा, ठीक है, रीजन नहीं बताना था। इन व्हाट रेशो वुड यू फाइंड द ग्रीन एंड पर्पल प्लांट F2 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन निकाल लें बेटा, F2 जनरेशन जब आप इसकी निकालोगे कैसे निकालेंगे, कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस विद कैपिटल जी स्मॉल जी। इसकी जब हम, बताइए F1 थी, F1 को F1 से क्रॉस करवाया तो बन गई F2। अब F2 में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमारे पास क्या क्या आएगा,
F2 में मेरे पास क्या क्या आएगा, एक आएगा कैपिटल जी, एक आएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। अब तुम सोचोगे सर को कैसे पता है एकदम से, बेटा मेरे दिमाग में कैपिटल टी स्मॉल टी वाली क्रॉस है और तुम्हारे दिमाग में भी होनी चाहिए, उसके रेफरेंस में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, बट पेपर में आप सारा एक्सप्लेन करके बताओगे। ये तीन मेरे पास क्या हो जाएंगे, ग्रीन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पर्पल। तो मेरे पास ग्रीन और पर्पल की रेशो कितनी आई, क्या पूछा हुआ है, इन व्हाट रेशो फाइंड द ग्रीन एंड पर्पल कलर प्लांट। तो ग्रीन और पर्पल की रेशो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 मेरे पास ग्रीन और 1 मेरे पास पर्पल। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन ये है कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जिसके अंदर कैपिटल जी जो है वो डोमिनेंट है जो कि ग्रीन कलर है, और स्मॉल जी जो है वो बेचारा रिसेसिव है जो कि पर्पल कलर के लिए है। सो यहां से आपने बेटा ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है और यहां से आपने कंक्लूजन भी लिखना है। तो ऐसी क्रॉस भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एग्जाम में। कैपिटल टी स्मॉल टी पढ़ के गए थे, उन्होंने कैपिटल पी स्मॉल पी दे दिया, कैपिटल जी दे दिया, कैपिटल जी स्मॉल जी दे दिया। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट बेटा, आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगा के जाना, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे भी ट्विस्ट करके दें तो आप इजिली उसको कर पाओ। चलो, द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, NaCl अमोनिया H2O CO2। अब मेरी बात ना याद रखना बेटा, पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमने क्या करना है, 4 चीजों को आपस में मिलाना है। यहाँ पे हम जो ए बना रहे हैं ना बेटा, ये पहले से तुम्हें याद होना चाहिए, दिस इज NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, रट्टा लगा लो, 1 गिलास पानी में नमक डाला। अब नमक डाल के, नमक वाला पानी तो कुछ खास लगा नहीं, तो तुमने कहा मैं ना इसके अंदर CO2 डालता हूँ थोड़ा फिजी है ना देने के लिए, इसको फिजी लुक देने के लिए। तो आपने नमक, आप गिलास में पानी, उसमें CO2 NaCl डाल दिया। अब तुमने इसके अंदर डाल दिया अमोनिया। 4 चीजें हैं, याद रखेंगे, 1 गिलास पानी, पानी के अंदर नमक, नमक के अंदर CO2 के अंदर अमोनिया, इन 4 चीजों को मिलाया तो प्रोडक्ट बनता है NaSCO3 और साथ में NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। सो NaSCO3 बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें ये रिएक्शन याद करनी है। और बेटा वॉशिंग सोडा बनने का भी रास्ता यहीं से होके जाता है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इज -1। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कभी कॉन्केव का क्वेश्चन आए, ये बात मेरे दिमाग में फिट कर लो, जब भी कभी क्वेश्चन इसका आए, कॉन्केव का आए, और आपके पास गिवन हो कि मैग्निफिकेशन -1 है, तो समझ जाना ये वो स्पेशल केस है जिसको बनाने के लिए हर बच्चे को दिक्कत आती है। अब वो कह रहा है फोकल लेंथ 50 है, मतलब ये जो है ये 50 है, 50 है। मैग्निफिकेशन वो कह रहा है -1। बेटा -1 मैग्निफिकेशन वाला केस अगर तुम्हें याद हो, यही होता था जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, ऑब्जेक्ट को रखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये दिमाग में एकदम आना चाहिए, तब जाके बेटा एमसीक्यू सोल्व होगा। इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और इसके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, सेम ही है। जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। कोई डिस्टेंस है ही नहीं बेटा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम जगह पे बन रहे हैं। तो क्या ऑप्शन में 0 है, बिल्कुल है। सो आंसर वुड बी 0। जो इनके बीच में गैप होगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट वुड बी 0, क्योंकि इमेज भी वहीं बन रही है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सोल्ट। एक मेटल है बेटा, वो कॉमन सोल्ट की तरह एग्जिस्ट करता है। मुझे पता है कि कॉमन सोल्ट क्या है, NaCl। तो NaCl में जो मेटल है वो क्या है, Na। गिव रीजन व्हाई दिस मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द कंपाउंड हीटिंग विद कार्बन। देखो आपने ना मेटलर्जी में बेटा पढ़ा है कि हमारे पास ना जैसे ZnO होता है, तो मैं इसको क्या करवा देता हूँ, कार्बन के साथ रिड्यूस करा देता हूँ, बन जाता है Zn+Co। इस प्रोसेस को बोला गया था स्मेल्टिंग। अब वो क्वेश्चन में तुमसे स्मेल्टिंग नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि भाई जैसे इसको तुमने रिड्यूस करवा दिया कार्बन से, इसको तुमने रिड्यूस करवा दिया कार्बन से, तो तुम NaCl को क्यों नहीं रिड्यूस करा सकते, बिकॉज Na इज मोर रिएक्टिव। बेटा Na बहुत खतरनाक रिएक्टिव मेटल है। क्या कार्बन की औकात है इसको डिस्प्लेस करा दे, नहीं है। कार्बन बेचारे की औकात ही नहीं है बेटा कि एक Na को डिस्प्लेस करा दे। इस वजह से हम इस मेथड से इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। बेटा सिंपल सी चीज है, मान लो तुम्हारे घर पे टीवी चल रहा है एंड सडनली तुम्हारा छोटा भाई आया
और एक बहन बैठी हुई थी, है ना, कोई लड़की बैठी थी, उसके हाथ से रिमोट छीन लिया और टीवी देखने लग गया, तो मम्मी ने 2 स्लैप लगा दिए उसके। पॉसिबल है, बिल्कुल है, घर का बच्चा है तो वो ऐसा बिहेव ही नहीं कर सकता। बट सडनली क्या हुआ, 2 दिन के बाद उनके घर में गेस्ट आए हुए थे और गेस्ट के बच्चे ने आके सेम हरकत करी, तो मम्मी का मन भी करेगा ना उसको स्लैप लगाने का, पर मम्मी लगा नहीं पाएगी क्योंकि गेस्ट आया हुआ घर में। तो ये वो कह रहा है कि जो ट्रीटमेंट हम इसके साथ कर रहे थे और हमें मेटल मिल जा रहा था, बट वही ट्रीटमेंट हम इसके साथ क्यों नहीं कर पा रहे सोडियम के साथ, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो जो गेस्ट का बच्चा है वो हो सकता है बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाए, है ना, कि मेरे को मार दिया, मेरे को थप्पड़ मार दिया। तो समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो मेटल है वो बहुत रिएक्टिव मेटल होगा, तो वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा। तो इसका सिंपल रीजन है कि सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन से। फिर वो कह रहा है कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी आपको डिटेल में बता देता। चलो फटाफट सुन लो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या करते हैं बेटा, जैसे NaCl है ना, इसमें बिजली के झटके देंगे NaCl को, इलेक्ट्रिसिटी। कैसा है NaCl, मोल्टन पिघला हुआ NaCl है। जैसे हमने इसको बिजली के झटके दिए बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में, तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब तुम्हें पता है क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। Na पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन सी होगी बेटा, कैथोड वुड बी द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड पे ये इकट्ठा हो गया, एनोड पे ये इकट्ठा हो गया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम सोडियम को आइसोलेट कर सकते हैं। चलिए बेटा थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। 2 + 4 + 6 = 12, है ना। अब कई बच्चे वीडियो देखते देखते सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान भी CBSE देती है। बिल्कुल बेटा, इतने आसान क्वेश्चन ही आते हैं। CBSE का काम तुम्हें टॉर्चर करना नहीं है, CBSE का काम है ये जानना कि तुमने पूरे साल में कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े या नहीं। वो हाई फाई बड़े बड़े रेजिस्टेंस देखे परेशान करने के पर्पज से नहीं पेपर बना रही, वो सिर्फ ये चेक कर रही है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर की रीडिंग का मतलब, एमीटर क्या नापता है, करंट। इस सर्किट का करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, V = I × R निकाल लेते हैं बेटा। टोटल वोल्टेज है 6, I मुझे नहीं पता, R है 12, तो I मेरे पास आ गया 0.5 एम्पीयर। ये पहले भी किया हमने किसी वीडियो में। रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है, इस 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, V = I × R। सो V निकालना, I हमने निकाला 0.5 आया बेटा, I ये 0.5 आया ना, इस सीरीज में 0.5 होगा। R कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट मेरे पास आ जाएगी वोल्टमीटर की रीडिंग। बेटा यूनिट की गलती मत करना, यूनिट की गलती बहुत बच्चे करते हैं, पछताते हैं फिर पेपर से बाहर आकर। उन्हें लग रहा होता है कि उनके 95 आ जाएंगे, नंबर 85 आते हैं। जहां यूनिट की गलती वहां हाफ या 1 नंबर कट जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन टीचर की मर्जी पे। तो इसलिए यूनिट को बहुत ध्यान से आपने लगाना है, यूनिट मिस नहीं करनी। चलिए बेटा, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बना देते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो कह रहा है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स बनानी है। बना दे मैग्नेटिक फील्ड, ब्लैक कलर से दिखा देता हूं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रूल लगा के देख लो ना, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछी है बेटा। थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट अपवर्ड। तो एन अल्फा पार्टिकल एंटर, बेटा ये क्वेश्चन तो आ रहा है, समझ लो पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है, पिछली वीडियो में भी था। अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है करंट की। तो करंट है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इधर। रूल कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पता तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब है अरेंज द 4 फिंगर, center finger and thumb of left hand perpendicular to each other such that the 4 finger represent direction of magnetic field, center finger represent direction of current, so the thumb will represent motion of the conductor। तो यहाँ पे कंडक्टर तो है नहीं, अल्फा पार्टिकल है, सो अल्फा पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। बेटा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब क्या है, जिस पेपर पे आप ये रूल अप्लाई कर रहे हो उस पेपर से ये बाहर की तरफ आएगा। तो आपको रूल बताना था कौन सा है, साथ में आपको रूल अप्लाई करना था। एक और साथ में कॉन्सेप्ट आता है बेटा मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स का। याद रखना मैक्सिमम फोर्स होती है 90 डिग्री पे
और मिनिमम फोर्स होती है 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। उसका क्या रीजन है पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बता रखा है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखना, रिलेशनशिप बताना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो एंड द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सिलेंड्रिकल कंडक्टर आर एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ रो। देखो बेटा रिलेशनशिप आपको पता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। क्या ये रिलेशन हमें पता है? बिल्कुल पता है। अब अगर मुझे यहां से रो निकालना है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर ए बाई एल इज इक्वल टू रो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इसकी यूनिट निकालनी है बेटा, आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यहां से मेरे पास रो की यूनिट क्या आएगी? मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो की यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो इन्होंने यही पूछ रखा था बेटा। रेजिस्टिविटी पे भी क्वेश्चन आने के बहुत भयंकर चांसेस हैं। एग्जाम में कई बार रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा गया या उसकी यूनिट पे। तो यूनिट कैसे निकाल ली? ओम मीटर। देखो बेटा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है तो हमने क्या कर दिया? हमने इसको मॉडिफाई करके रेजिस्टिविटी एक साइड ले गए, इसके अंदर वैल्यूज पुट करी, कैंसिल करा और सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फाइंड करो। कर देते हैं भाई फाइंड, फॉर्मूला यही लगेगा, बट लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। बेटा ये बात आप कॉपी में लिख लो, सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बाय 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, दैट वुड बी 1.2 मीटर, है ना? कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। उसके बाद डायमीटर है 0.4 एम। 0.4 mm अगर डायमीटर है तो क्या मुझे एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए? वो हो जाएगा 0.2 mm। 0.2 mm, लेकिन मुझे रेडियस चाहिए किसमें? मीटर में। तो mm से मीटर में जाने के लिए बेटा याद रखना, हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, या फिर डिवाइड बाय 1000। एक ही बात है। mm से मीटर में जाने के लिए या तो डिवाइड बाय 1000 कर दो या फिर क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्लियर? अब एरिया कैसे निकाले? एरिया कैसे निकाले बेटा? एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां बना दूं A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻6। तो एरिया तुम्हारे पास आ गया, लेंथ तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है? तो और क्या चीज गिवन है? रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है, तो फॉर्मूला लगा लेना आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दिख रहा है आपको ये? आर इज इक्वल टू, हाँ दिख रहा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे आप लगा लोगे, रो की वैल्यू आपको यहाँ से क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगा लेना आर ए बाई एल लगा लेना, चाहे इसमें कर लेना। तो ऐसे आपको सोल्व करना बेटा। मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आप इसको सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना बेटा। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते। कमेंट करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। दिस इज जस्ट एक कंटेंट क्रिएटर चाह रहा है आपसे कि वो इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग उसके साथ इंटरेक्ट करो, बिकॉज और कोई वे नहीं है इंटरेक्शन का। आप जब आंसर लिखते हो, आप जब बताते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो वो एक फीडबैक की तरह काम करती है अगली वीडियो को इंप्रूव करने में। चलिए अगला बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा वो है एनसीईआरटी के अंदर एक त्रिशूल बना हुआ है ना, मैं इसको बोलता हूं दिस इज त्रिशूल क्वेश्चन। अब ये त्रिशूल एनसीईआरटी के अंदर तो बना हुआ है, पर इसी त्रिशूल के कुछ पार्ट इन्होंने गायब कर दिए और आपसे पूछ लिया। अब ग्लूकोज के यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ना एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये भी पूछ सकते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं? पायरुवेट। तो ए हो गया हमारे पास पायरुवेट, ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में हमारे पास क्या बनता था? इथेनॉल बनता था। तो यहाँ पे मेरे पास बी क्या हो गया? इथेनॉल। डन। सी मेरे पास क्या है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। तो सी किस में हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर जगह पूछ रहे हैं तो यहाँ क्या लिख लेना? मसल में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा ये याद रखना, ये कहां पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सारा बेटा टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने ये फ्लो चार्ट लगा भी दिया है, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना बेटा पेपर में। ग्लूकोज 6 कार्बन का था, साइटोप्लाज्म में एक फिनोमिना हुआ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ से पायरुवेट बना, एनर्जी निकली। फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में इथेनॉल बना जो मैंने लिखा था, मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बना, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनर्जी निकली। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एनर्जी किसमें निकल रही है, कितनी निकल रही है, तो वो एनसीईआरटी का बेटा ये जो त्रिशूल वाला डायग्राम है ये जबरदस्त है, आप पढ़ के जाओगे इसको ढंग से तो बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए बेटा अगला एजर्शन रीजनिंग।
अ हार्मोन कोल्ड एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही बेटा, विलेन है तो एजर्शन सही है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज अपोजिट, एक क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिखना चाहिए था, ट्रू लिखना चाहिए था। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज अपोजिट टू द एब्सिसिक एसिड, ये भी सही है। ऑक्सीजन का प्लांट को ग्रो करवाने का काम है, एब्सिसिक एसिड का प्लांट को इनहिबिट, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ए इज राइट, आर इज राइट, बट नो कनेक्शन, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ईच ह्यूमन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, बिल्कुल सही, ट्रू है, ये बात तो सच है। एज कंपेयर टू द फादर द मदर कंट्रीब्यूट्स मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये तो कतई गलत है। बट ऐसा थोड़ी ना कि मम्मी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, जेनेटिक मटेरियल तो 50% मम्मी से आएगा, 50% पापा से आएगा, तो मतलब यहाँ पे मोर वर्ड गलत लिखा हुआ है, तो एजर्शन सही है, रीजन मेरे पास क्या है, रोंग है, तो ऑप्शन आप देख लेना, सी बनेगा। रेनबो इज एन आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर, बेटा ये ना मिस कर देते हैं बच्चे, आर्टिफिशियल लिखा है, गलत ही हो गया, एजर्शन ही गलत है बेटा। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, कोई जल्दी जल्दी बच्चे पढ़ के आए ना, जब पेपर दे के आए तो बच्चों ने कहा सर इसका ये आंसर था, और बच्चों ने पढ़ा ही नहीं कि रेनबो को उन्होंने आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम दे रखा है, जबकि रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। ये ना बेटा सीबीएसई की चाल है, सिंपल सी बात समझना कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट जरूर करती है जहां से आपकी नजर ना पड़े और आपके मार्क्स कट हो जाए, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, एक एक लाइन को 4-4 बार पढ़ना है, और उसके लिए जरूरी है कि आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर दें। वो स्ट्रेटेजी भी बेटा जल्दी ही मैं साइंस के एग्जाम से पहले वीडियो में शेयर कर दूंगा कि आप कैसे एग्जाम को 2.5 घंटे में फिनिश कर सकते हैं, ताकि लास्ट में बचे हुए 30 मिनट्स आप इन्वेस्ट कर पाए किसी अच्छी चीज के लिए। चलिए, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, ये बात तो सच है, जब एजर्शन ही गलत हो जाए तो सीधा आती है बारी किसकी, ऑप्शन डी की। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, बेटा याद रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में, ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। जब मैं किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेता हूं, देन इट वुड बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 समथिंग, और 2/3 कितना होगा 1.5 समथिंग। तो इनमें से स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी बेटा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, आप ये समझो उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा किसमें होगी, 4/3 में ज्यादा होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है भीड़ भाड़, जितनी भीड़ भाड़ ज्यादा उतनी तुम्हारी मोटरसाइकिल की स्पीड कम, ये समझना। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब उतनी भीड़ भाड़ ज्यादा, जितनी भीड़ भाड़ ज्यादा उतनी गाड़ी की स्पीड कम। सो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस विल बी द वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में, अब ग्लास कैसा है, डेंसर है बेटा, ग्लास एक गाढ़ा मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये रेयरर है, तो जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, एक नंबर में था, आपको लिखना था इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है बेटा न्यूमेरिकल, आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन के अंदर भी सब पार्ट्स हैं, एक एक क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास सब पार्ट्स हैं। चलो एक बार देखते हैं कि अगर हम इसको मूव कर पाए एज इट इज कंप्लीट को, हाँ जी ये हो रहा मूव। चलिए, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं वो समझ लेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो यहां लिख दूं वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का लिखते हैं बेटा वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है 4/3। क्लियर, ग्लास का कितना है 3/2, कैसे लिखें, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। क्या मैं इसको वेलोसिटी की टर्म में ऐसे लिख सकता हूं VA/VW, अगर किसी को नहीं पता बेटा तो ये याद कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं इसको वेलोसिटी की टर्म में लिख सकता हूं VA/VG, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/2।
ठीक है, ये याद रख लो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को कैसे लिखेंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू VA बाय VG। डन। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, ग्लास में दे रखी है, आपको वाटर में निकालनी है और वैक्यूम में निकालनी है। चलो पहले बेटा इन दोनों इक्वेशंस को ना आपस में सॉल्व कर लेते हैं। क्या मुझे इन दोनों इक्वेशन में एयर एयर कॉमन दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से, क्या आएगा, VA बाय VW, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, VG अपॉन में VA इज इक्वल टू 4/3, उल्टा होके हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 8/9। क्या आ गया 8/9, VG बाय VW आ गया 8/9, VG बाय VW आ गया 8 अपॉन में 9, बिल्कुल सही। अब क्या चीज गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10 की पावर 8, तो 2 × 10 की पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, 8 अपॉन में 9, 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9/4 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू VW। पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में निकाल लेना, दैट वुड बी 2.25 समथिंग × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर। सिमिलरली उन्होंने कहा था वैक्यूम में निकालनी है, तो वैक्यूम में निकालने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसमें पुट कर दो, VG की वैल्यू गिवन है 2 × 10 की पावर 8, VA यहां से निकल जाएगा। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के अंदर, तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार दोबारा से इसको रिवर्स करके क्वेश्चन को देख लो, बहुत सिंपल आपको लगने वाला है, बट पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर। अभी बोला था बेटा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये सोल्व तो नहीं करवाऊंगा, लेंथ को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एरिया 2 mm स्क्वायर है ना बेटा, एरिया को अब मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, mm से मीटर में जाते थे तो 10 की पावर -3, अब mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 2 बार 10 की पावर -3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 × 10 की पावर -3 कर रहे थे ना, -6 कर देंगे मीटर स्क्वायर। समझो बेटा मेरी बात को, mm को अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, अब क्योंकि mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 10⁻³ को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -6। यहाँ पे दे रखा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस निकाल लोगे, फॉर्मूला लगा लेना R = ρL/A। कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन वाइज आंसर चाहिए बेटा, तभी फायदा है, अगली वीडियो तब आएगी जब आप पिछले वीडियो के आंसर्स आप भेजोगे। इसके बाद वैल्यू दे रखी है बेटा, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ग्राफ बनाना होता है, प्लॉट अ ग्राफ शो दैट द ग्राफ इज कंफर्मेटरी टू द ओम्स लॉ। आपको क्या करना होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में ना ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ बना के चेक करना होता है कि क्या ये ओम्स लॉ को जस्टिफाई कर रहा है। चलो एक बार जल्दी से देखते हैं कि हम यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देखो बेटा, वैल्यूज आपके पास गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज आपके पास गिवन है V और I की, तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये मेरे पास V है, ये मेरे पास I है, ठीक है। अब मेरे पास I की वैल्यू कितनी है, 0.1, ये 0 है, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, V की वैल्यू 1.2, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, वैल्यूज आप लिख लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया 0.1 पे करंट की वैल्यू है, जब 0.1 तो 1.2 यहाँ आएगा, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, बेटा मैं रफ में बना रहा हूँ, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, मैं रफ में बना रहा हूँ, आप इसको फेयर में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, आप कहेंगे बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एज लाइक ओम्स लॉ, तो ये जस्टिफाई कर रहा है ओम्स लॉ को। क्लियर। इसके अलावा अगर आपने रेजिस्टेंस यहां से निकालना हो तो रेजिस्टेंस भी निकल जाता है बेटा, आपको 2 पॉइंट लेके उसको एक्सट्रापोलेट करना होता है और उससे स्लोप निकल जाती है, ठीक है, लंबा प्रोसेस है वो आप देख लेना। इनका डिफरेंस डेल्टा आई, इन वैल्यूज का डिफरेंस डेल्टा वी, और डेल्टा वी और डेल्टा आई से आप आर निकाल लेते हैं। हालांकि इतना डिटेल आपके पास आएगा नहीं, आपको ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने के लिए आएगा। अगर रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट पे जो रीडिंग आएगी ग्राफ की उसका डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, और उसको V = IR में पुट कर देंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एसिड का है। अब वो कह रहा है which of the following solution added in excess will reverse the change, एसिड है वो, अगर मुझे इसको
रिवर्स करना है इसका चेंज, मतलब इसको बेस बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा। लेमन जूस डाल दूं, कहते भी नहीं, विनेगर नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे बेटा, जिसकी वजह से ये चेंज क्या हो जाएगा, रिवर्स। कैल्शियम सल्फेट तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट तो एक सोल्ट है, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। What out of the following which compound will turn the phenolphthalein solution pink? बेटा बेस करते हैं हमेशा पिंक में कन्वर्ट, याद रखना है। अब इनमें से ये बेस है, ये तो एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेम द गैस aqueous solution is basic, राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द सॉल्यूशन। आपको एक गैस बतानी है जिसका aqueous solution जो हो वो बेसिक हो। बेटा कोई गैस ऐसी दिमाग लगाओ जिसका aqueous solution बेसिक हो, मतलब कोई मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है ना, मेटल का कोई ऑक्साइड जिसका एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक, राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मान लो मैं गैस लेता हूं CO2, इसका एक्वस सॉल्यूशन तो बनता है H2CO3, एसिडिक होता है ना। हमें मतलब एक ऐसा ऑक्साइड लेना है जो कैसा ऑक्साइड हो, जो बेसिक ऑक्साइड हो। जैसे मेरे पास कोई भी मेटल का ऑक्साइड, जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2, पर वो गैस नहीं है। आप बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार सर्च करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, अदरवाइज मैं भी इसका आंसर लिख के पिन कर दूंगा कि क्या इसका आंसर आएगा। क्योंकि बेटा ऑक्साइड, मेटल का कोई भी ऑक्साइड आप ले सकते हो, बट आपको एक ऐसी गैस लेनी है जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन हो वो बेसिक हो, मतलब उससे बेस बने। तो आपको एक ऐसी गैस ढूंढनी है जिसका एक्वस सॉल्यूशन बेस हो। नेक्स्ट, अ बेसिक सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट हनी बी स्टिंग। बेटा हनी बी स्टिंग को ट्रीट करने के लिए बेसिक सब्सटेंस, हनी बी क्या मिथेनोइक एसिड वो होता है, तो बेसिक सब्सटेंस हम बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं NaCO3, या फिर डोक प्लांट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर भी बेस होता है, बट मेनली बेसिक सब्सटेंस पूछा तो बेकिंग सोडा। नेम द एसिड प्रेजेंट टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में और टैमरिंड में, ये नजर नहीं आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। बेटा टैमरिंड, इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है और टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बेटा मटर का पौधा, सबसे पहले उस पे आते हैं मेंडल वाले। मटर का पौधा कैसा था, मटर का पौधा बाइसेक्सुअल था। चाइना रोज कैसा है, चाइना रोज भी कैसा है, बाइसेक्सुअल है। सिमिलरली मस्टर्ड इज आल्सो बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है वाटरमेलन का, है ना, पपाया का एग्जांपल दे रखा है, तो ये किसके हो गए, ये यूनिसेक्सुअल के और बाइसेक्सुअल। बेटा मतलब किसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, अगर या मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। ABCD, ए हमारे पास क्या है बेटा, पोलन ग्रेन। ये डायग्राम बेटा कंफर्म आ रहा है पेपर में, क्लियर। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कंफर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा। ये जो बीच में पाइप जा रही है बेटा ये पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब। और इसके अंदर जो डी है दैट इज ओव्यूल, है ना, ओव्यूल। या फिर बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो ये फीमेल गैमेट भी होता है, बट आप ओव्यूल भी लिख दोगे तो चलेगा। तो बेटा ये पोलन जर्मिनेशन का या तो डायग्राम बनाने के लिए आ जाएगा, या आपको डायग्राम दिया होगा तो लेबलिंग पूछ लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, याद रखना कि एग्जाम में डायग्राम आने के चांसेस तो है ही, बट उससे भी ज्यादा चांसेस हैं कि डायग्राम बना हुआ आए और आपसे लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछ लें। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में अक्कर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस विदाउट पॉलिनेशन। बेटा सोच के देखो, पॉलिनेशन का मतलब क्या, पोलन ग्रेन उड़ता उड़ता आया और स्टिग्मा पे गिरा, तो दिस इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जब तक नहीं होगी तो पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी, पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट वो कह रहा है पॉलिनेशन में अक्कर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। कई बार पोलन ग्रेन आएगा, पॉलिनेशन होगी और उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं हुई। कई बार होता है ना स्टिग्मा रिजेक्ट कर देती है, या वो पोलन ग्रेन ही क्या होता है, फूस होता है। उसका मतलब क्या है, इनफर्टाइल होता है कि वो पोलन ट्यूब ही नहीं जर्मिनेट कर रहा। तो पॉलिनेशन तो हुई बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, बट फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिनेशन का होना जरूरी है। बेटा याद रखना, जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना कमेंट या इन्वर्टेड कॉमास में, अगर आपको आंसर नहीं भी आता, आप उसके वर्ड्स सेलेक्ट करके उन वर्ड्स के बारे में लिख देते हो, तो आपको अगर पूरे मार्क्स नहीं मिल पा रहे तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। बट ये ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है किसी को समझ ना आए। आप पहले तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में लिंक करके एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल। बेटा फूड चेन पे, आई रिपीट माई वर्ड्स,
फूड चेन पे कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, या तो फूड चेन बनी हुई होगी या फूड चेन बनाने के लिए होगी। कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल ऑपरेटिंग इन अ ग्रासलैंड, द एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ 4th ट्रॉपिक लेवल इज 75 जूल। पहले तो 4 ट्रॉपिक लेवल की बेटा फूड चेन बना लेते हैं आराम से। ग्रास, इंसेक्ट, एरोस का ध्यान रखेंगे, देन हमारे पास इंसेक्ट के बाद सपोज फ्रोग, फ्रोग के बाद स्नेक। ये मेरे पास क्या है, एक फूड चेन है। इफ द एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ 4th ट्रॉपिक लेवल इज 75, 4th ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। 4th ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कितनी है अवेलेबल, 75 जूल। तो 75 जूल है बेटा, याद रखना पीछे जाते हैं तो एनर्जी 10 से मल्टीप्लाई करते जाना, जैसे जैसे पीछे जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, जैसे जैसे आगे जाते हैं तो 10 से डिवाइड, क्योंकि आगे जाते हैं तो 10% लो लगता है ना। कभी भी हम ट्रॉपिक लेवल में पीछे आएंगे तो बेटा 10 से डिवाइड, आगे जाएंगे आगे जाएंगे तो 10 से डिवाइड, पीछे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। वो कह रहा है हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल। बस यहीं तक पढ़ना है, या आगे कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकंड पे 7500 इसका आंसर आ जाएगा। कई बार दिया होगा हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द थर्ड टू ट्रांसफर टू फोर्थ। भाई वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आपको सिर्फ इतना पढ़ना और उसके बाद आंखें बंद कर लेनी है कि आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। कई क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। व्हाट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन, बेटा बहुत बार करा है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो सन से एनर्जी आई प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। क्योंकि बेटा सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो जो एनर्जी रिवर्स नहीं जा सकती, कभी भी हायर ट्रॉपिक लेवल से वापस लोअर ट्रॉपिक लेवल पे नहीं जा सकती, इस वजह से फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल। क्या पॉसिबल है कि फ्रॉग से एनर्जी इंसेक्ट में चली जाए, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है बेटा, और एक्टिविटी से रिलेटेड, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बीकर। तो Ca, अच्छा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन है, तो CaO प्लस H2O प्रोडक्ट में बनेगा CaOH ट्वाइस, और साथ में निकलेगी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, साथ में निकलेगी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेकिंग प्लेस इन द बीकर। तो इसको बैलेंस कर लेंगे बेटा, बैलेंस आप अपने आप कर लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 अच्छा बैलेंस ही है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। नेम द 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा यहाँ पे ना 2 टाइप की रिएक्शन के, एक तो हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक का मतलब वेसल गर्म हुआ, वेसल बेटा गर्म हुआ क्योंकि हीट निकली, तो एक्सोथर्मिक भी है और साथ में कॉम्बिनेशन भी है। एक बार तो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप एक ऐसी रिएक्शन बताएंगे जो एक्सोथर्मिक भी हो और कॉम्बिनेशन भी हो, कि आपको एक ऐसी रिएक्शन बतानी है विच इज एक्सोथर्मिक एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बेटा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हमें। राइट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर, बिल्कुल सही है। विच बेंड्स द मोस्ट एंड द लीस्ट। बेटा देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या हमें पता है विबग्योर में से, क्या हमें ये बात पता है विबग्योर में से रेड कलर सबसे ज्यादा वेलोसिटी कैरी करता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और बेंडिंग और स्कैटरिंग सबसे कम। याद रखेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, रेड कलर की वेलोसिटी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बेंडिंग डेविएशन सबसे कम। वॉयलेट कलर की वेलोसिटी, वेवलेंथ सबसे कम, बेंडिंग डेविएशन सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डेविएट करने वाला हो जाएगा वॉयलेट और सबसे कम होने वाला कौन सा हो जाएगा, रेड। हाउ कैन द कलर कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट लाइट बी रिकंबाइंड आफ्टर अ प्रिज्म हैव सेपरेटेड फ्रॉम देम। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। बेटा ये ना न्यूटन एक्सपेरिमेंट है, अगर तुम्हें याद हो, ये न्यूटन एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद होगा, एक प्रिज्म लिया है ना, एक प्रिज्म लिया और दूसरा प्रिज्म लिया, अगर तुम्हें याद हो, एक प्रिज्म था और दूसरा प्रिज्म था। इस प्रिज्म को हमने क्या किया था, इस प्रिज्म को हमने इन्वर्टेड कर दिया था, इस प्रिज्म को इन्वर्टेड कर दिया था। चलो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करो तो ऐसे ही होता है। देखो अब मेरे को ट्रायंगल ही नहीं उल्टा करना आ रहा। चलो इसके सामने हम अपना खुद प्यारा एक प्रिज्म बना लेते हैं इन्वर्टेड। दिस इज अ प्रिज्म। अब यहां से बेटा जैसे ही व्हाइट लाइट जाएगी, जैसे ही व्हाइट लाइट जाएगी तो ये व्हाइट लाइट में से 7 कलर बनेंगे। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाना बेटा। ये 7 कलर रफ
आप ऐसे पैच बना दोगे। जब ये उल्टे प्रिज्म में आएंगे बेटा, ये सारे के सारे ना एक पॉइंट पे इकट्ठे होंगे और फाइनली यहां से भी क्या निकल जाएगी, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट गई थी और व्हाइट लाइट बाहर आ गई, इसी को बोला गया न्यूटन एक्सपेरिमेंट। जब आपने दो उल्टे प्रिज्म बेटा रखे तो पहले तो यहाँ डिस्पर्जन हुआ, 7 कलर बने, बट 7 कलर यहाँ पे क्या हुए, रिकम्बाइन हुए, रिकम्बाइन हुए और फाइनली जो निकल के आया वो मेरे को क्या मिली, वो मेरे को फाइनली व्हाइट लाइट ही मिली। सो दिस इज न्यूटन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन हुआ और रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो गई। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, अ मेटल ए रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। बेटा अगर कोई कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो बहुत जबरदस्त रिएक्टिव मेटल है कोल्ड वाटर, एंड द गैस इवोल्व कैचेस फायर। बेटा मतलब खतरनाक सा मेटल, सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, ठीक है जी। मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग। फ्लोट करने वाले दो ही हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर वाटर का टेम्परेचर दिया होता कोल्ड, कोल्ड दिया होता तो कैल्शियम लिखते, हॉट दिखा होता तो मैग्नीशियम बेटा, क्योंकि हॉट वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। अब कुछ नहीं दिया तो फ्लोटिंग में हमारे पास दो ऑप्शन थे। मेटल सी डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, इनका अलग ही जीवन चल रहा है। एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा या जिंक होगा, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डी जो है वो सोना होगा। गोल्ड कह रहा है मैं रिएक्ट नहीं करता, कर लो जो मर्जी। आइडेंटिफाई ए बी सी डी, है ना, सारे मेटल्स को आइडेंटिफाई करना था, कर लिया। देखो सिंपल क्वेश्चन है बट आपका एनालिसिस किया जा रहा है कि आपको कितना पता है। एज कंपेयर टू डे टाइम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट इज डे। बेटा ये क्वेश्चन ना करवाने के लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बतानी है। हमें इतनी बात पता है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं दिन के टाइम पे और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस नहीं करते। याद रखेंगे प्लांट बेटा जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2। ये CO2 दिन के टाइम पे कहां जाती है, दिन के टाइम पे बेटा उस CO2 में कुछ और चीजें मिला के बन जाता है ग्लूकोज, क्योंकि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो दिन के टाइम पे प्लांट CO2 बाहर नहीं रिलीज करते, उस CO2 को यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज बनाने में। तुमने इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। तो दिन के टाइम पे तो कहानी मस्त चल रही थी प्लांट की कि मैं जो CO2 प्रोड्यूस कर रहा हूं, मान लो मैं एक प्लांट हूं, तो मैं जो CO2 प्रोड्यूस कर रहा हूं वो बाहर ना जाके ग्लूकोज बनाने में काम आ रही है। अब रात को तो बेटा मेरी फैक्ट्री बंद है फोटोसिंथेसिस की, खाना बन नहीं रहा, ग्लूकोज नहीं बन रहा, तो वो CO2 मेरे को बाहर निकालनी पड़ेगी। तो रात के टाइम पे प्लांट क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तभी बोला जाता है कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, है ना। ये इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है कि प्लांट रात के टाइम पे भर भर के CO2 रिलीज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, comparison to daytime amount of CO2 released by the plant is more because major amount of CO2 produced is used for the photosynthesis during daytime। डे टाइम में बेटा फोटोसिंथेसिस होती है और इस दौरान क्या होती है, वो CO2 यूज हो जाती है। तो ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सोचो अगर ये आ जाता क्या हालत होती। कईयों को पता होगा बट कईयों को नहीं पता, तो लिखो अभी इसको कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, बेटा हीटिंग एलिमेंट वाले मटेरियल की क्या होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और यही तो हमें चाहिए। इसीलिए तो हम ऐसा मटेरियल चाह रहे हैं जिसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो, मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7, KMnO4। ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन दे। अब ऑक्सीजन खुद तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी ही, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिखो कॉपी में, ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में द मास ऑफ गैस कलेक्टेड, बेटा पहली बात एनोड पे हमारे पास गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। कैथोड पे हमारे पास गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मास पूछा बेटा, मास ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास होगा 60, क्योंकि 2 है O2 है तो ये हो गया 32। हाइड्रोजन 1, 2 है तो 2, तो 32:2। किस किस का पूछा है, वैल्यू ऑफ mc/ma। कैथोड और एनोड पे, कैथोड पे पहले एनोड पे बाद में, तो 2:32 दैट वुड बी 1:16। दिया हुआ ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसकी रेशो कितनी हो जाएगी, 1:16। Beside heart, the human circulatory system consists of a network of close branching blood vessel। अच्छा ये सारी ड्रामा सा दे रखा है, पढ़ते रहना। आगे क्या पूछा है, नेम द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। बेटा याद रखना स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है कैपिलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो अपने पास। ये कैपिलरी होती है, तुमने ना एनसीईआरटी में
एक डायग्राम देखा होगा, या मेरी वीडियो में ओल्ड डायग्राम वाली वीडियो देखी होगी, उसमें ना डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, जिससे आर्टरीज और वेन आगे जाके ना नेटवर्क में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज ब्लड कैपिलरी। और इसका रोल क्या होता है, ये आर्टरीज और वेन का जंक्शन पॉइंट है। ये बेटा आर्टरीज और वेन के मिलने का पॉइंट है, ये इनको मिलाने का काम करती है, आर्टरी और वेन्स को ज्वाइन करने का काम करती है। और साथ में इसका इंपॉर्टेंट रोल ये भी है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है टिश्यूज तक। बेटा तुम्हारे टिश्यूज में इतनी बड़ी बड़ी पाइपें थोड़ी ना जा रही हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कैपिलरीज जा रही हैं, तो ये एक्सचेंज करती है टिश्यू तक गैसेस का, तो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका रोल है। प्लेटलेट पे बेटा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ब्लड को क्लोट कराने के काम आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली वीडियो में भी था, है ना। टेबुलर फॉर्म, टू डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, अभी बता देता हूं। ब्लड सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्यों है, चलो फटाफट समझते हैं बेटा। आर्टरी और वेन में डिफरेंस, आर्टरी थिक वोल्ड, वेन थिन वोल्ड। एक वीडियो भी है बेटा हार्ट से रिलेटेड 7-8 मिनट में, डबल सर्कुलेशन समझाया हो, उसमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिर भी सुन लो, आर्टरीज मोटी होती हैं, थिक वोल्ड, वेन थिन वोल्ड। आर्टरी के अंदर का ल्यूमन नैरो होता है, वेन के अंदर का ल्यूमन वाइड होता है। आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर पे जाता है, वेन में ब्लड लो प्रेशर पे जाता है। आर्टरीज के अंदर बेटा वाल्व नहीं होते, वी से वेन, वी से वाल्व, वेन में वाल्व होते हैं। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई है, वेन में ब्लड का प्रेशर लो है। मेन आर्टरी एरोटा, मेन वेन वीना कावा, बहुत सारे पॉइंट है तो लिख लेना। फिर वो कह रहा है व्हाई ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। बेटा डबल सर्कुलेशन क्यों है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में, ये जो ह्यूमन हार्ट मैंने लिखा, मैं ड्रॉ करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक कंप्लीट साइकिल में, ध्यान से सुनना, एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट के अंदर आ रहा है, वो 2 बार हार्ट के अंदर आ रहा है। कैसे, बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स ने ऑक्सीजन भर के इसको हार्ट को दिया, हार्ट ने फिर से बॉडी में दिया, तो इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इन कंप्लीट साइकिल द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। और इसके बहुत सारे फायदे भी थे। चलो राइट द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन, इथेन, स्टार्टिंग विद जनरल फॉर्मूला, होमो विच ऑफ दिस कंपाउंड बिलोंग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, इथेन का आ जाएगा C2H6। बेटा 2n+2 करते हैं ना, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। बेटा होमोलोगस सीरीज पे क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्या पूछा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज में जो 2 मेंबर्स के बीच का गैप कितना होता है, ये याद रख लो बेटा। CH2 का गैप होता है और 14 AMU का, या AMU लिख लो या सीधा लिखना चाह रहे हो 14U लिख सकते हो। तो 2 उसके बीच का जो गैप होता है दैट इज 14 एटॉमिक मास यूनिट या 14U। राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल हैविंग 2 कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। 2 कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में, तो C2H5OH, या फिर कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, CH3CH2OH, CH3CH2OH। ठीक है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू इंडिकेट व्हाट हैपन व्हेन इट इज हीटेड एट 443 कंसंट्रेटेड H2SO4। और कंसंट्रेटेड H2SO4 का फंक्शन बेटा ये भी बहुत बार पेपर में आ रखा है, CH3CH2OH, बहुत बार मैंने भी करवा रखा है आपके पास। जब हम इसके ऊपर 443 केल्विन, कल की वीडियो में भी था 443 केल्विन H2SO4, तो ये डिहाइड्रेशन होता है और H2SO4 इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये इक्वेशन बेटा आएगी एग्जाम में, 443 वाली इक्वेशन काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, ओम्स लॉ स्टेट करना है और फैक्टर्स बताने हैं। ओम्स लॉ पता है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, है ना। वो कह रहा है लिस्ट टू फैक्टर ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ गिवन टेंपरेचर डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सिर्फ खतरनाक बनाने के लिए लिख रखा है इस सिलेंडर का, ये वो कुछ नहीं है। जितनी लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा बेटा रेजिस्टेंस उतना ही कम। अ वायर ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डबल इट्स लेंथ बाय मेल्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर। अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वो कह रहा है एक वायर थी, ये वायर है, इस वायर की लेंथ L है, एरिया A है। इस वायर को क्या कर दिया, इस वायर को मेरा मन किया इस वायर को ना मेल्ट कर दे और कुछ नया बना दे। जब इस वायर को बेटा मेल्ट किया तो वो कह रहा है लेंथ कैसी कर दी, लेंथ कर दी डबल कर दी, है ना। लेंथ, अ वायर ऑफ डबल इट्स लेंथ, लेंथ को डबल कर दिया, बना दे डबल लेंथ।
बेटा अब तुम बताओ, जब मैंने लेंथ को डबल किया तो 12 आ जाएगा, तो एरिया ऑटोमेटिकली a/2 हो जाएगा। बेटा मटेरियल तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम रही ना मटेरियल की। एक वायर मान लो, एक सिलेंडर है लोहे का, उसको पिघलाया तो अमाउंट वॉल्यूम तो उस लोहे का सेम रहा, तो एरिया हाफ हो जाएगा लेंथ को डबल करते। देखो इसका रेजिस्टेंस आएगा R इज इक्वल टू रो L बाय R ओल्ड लिख लेते हैं, R न्यू क्या आएगा, रो लेंथ की जगह डबल होगी लेंथ 12, एरिया की जगह a/4, a/2 है, a/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा R न्यू विल बी 4 इंटू रो L बाय A। तो इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर रो L बाय A की वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास क्या आएगी, R न्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम ऑफ R ओल्ड। तो मतलब जो नया रेजिस्टेंस मेरे पास आएगा, जो नया रेजिस्टेंस मेरे पास आएगा वो 4 टाइम होगा पुराने रेजिस्टेंस के। बेटा जब भी कोई इक्वेशन सोल्व करो या कोई आंसर लिख के आओ तो उसको ऐसे ही डिब्बे में पैक करोगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल टू सब्सटेंस लिख देंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ग्लास, प्लास्टिक, बिल्कुल सही है, ग्लास और प्लास्टिक। वो कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फूड चेन बताओ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहां पे होगी, फोक में होगी। क्यों होगी बेटा, बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन 10 बार बता रखा है, एक बार दोबारा बता देता हूं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है द सक्सेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज वी मूव अप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। जब जब हम एक फूड चेन में बेटा आगे बढ़ते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस का अमाउंट बढ़ जाता है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग। अच्छा एंड प्रोडक्ट भी बताने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कंप्लीट डाइजेशन बतानी है बेटा। यहाँ पे माउथ कई बच्चे लिख के आए थे और गलत हो गया था, कंप्लीट डाइजेशन माउथ में नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगी, सैलिवरी अमाइलेज ने, सैलिवरी अमाइलेज ने पहले स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, उसके बाद बेटा जो कंप्लीट डाइजेशन होगी है ना, कंप्लीट डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है वो कहाँ पे होने वाली है, दैट वुड बी अकर इन इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। प्रोटीन की, वैसे तो बेटा इन तीनों की कंप्लीट डाइजेशन, नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। कंप्लीट डाइजेशन तो पूछ लिया, तो वो कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब सब कुछ अंत में डाइजेस्ट तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ऊपर ऊपर तो पार्शियल डाइजेशन होती है। जब कार्बोहाइड्रेट की जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी तो हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा सिंपल शुगर। बेटा इनकम्प्लीट पूछते तो माउथ आता है, इनकम्प्लीट पूछते तो माउथ। फैट का जो एंड प्रोडक्ट होता है बेटा वो होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। क्या हमें ये पूरी कहानी पता है बाइल वाली, पहले बाइल इसकी इमल्सिफिकेशन करता है, बड़े बड़े फैट की इमल्सिफिकेशन होती है तो छोटे छोटे फैट के टुकड़े बनते हैं, फिर उन छोटे छोटे फैट के टुकड़ों पे लाइपेज एक्ट करता है, बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। प्रोटीन की भी डाइजेशन 2 स्टेप में होती है, पहले उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, पहले उसके ऊपर एक्ट करेगा पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ेगा, फिर उस पेप्टोन के ऊपर एक्ट करता है ट्रिप्सिन और फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड। ये याद रखना बेटा, अमाइनो एसिड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। बट अंतिम डाइजेशन कहां पे होती है, सेल कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। इथाइन इज वाइडली यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग आयरन एंड स्टील, बिल्कुल सही। इथाइल इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही। पर क्या दोनों में कोई कनेक्शन है, नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, पर दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस, बिल्कुल सही। एटीपी बेटा हमारी एनर्जी करेंसी है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल यूज एटीपी टू कैरी आउट रिएक्शन, बिल्कुल सही बेटा। देखो सेल ने अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन करनी है ना तो उसको हीट एब्जॉर्ब करनी है, और हीट कब प्रोड्यूस होती है, जब एटीपी का बॉन्ड ब्रेक होता है। एटीपी एक्चुअल में कैसे आपको हीट देती है बेटा, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, एटीपी जब ब्रेक होगा तो एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट होगा, है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो सो की एक बात है कि ये ए है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी वजह से तो वो एनर्जी करेंसी है मोस्ट ऑफ द सेल्स की, क्योंकि सेल एटीपी को यूज करता है अपनी प्रोसेसेस को करने के लिए। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, बिल्कुल सही। इंसुलिन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, बेटा इंक्रीज थोड़ी ना करेगा, डिक्रीज करेगा। अगेन एक सिली पॉइंट दे रखा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो असर्शन सही, रीजन रॉन्ग। नेक्स्ट वन, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड, इसको ऊपर करना पड़ेगा बेटा। कहने के 50 क्वेश्चन है, 50 से बहुत ज्यादा है, एक एक स्लाइड में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन रखे हुए। देखो, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, सही बात बोल रहा बेटा। जब आप एक सोलेनोइड को बेटा फ्रीली सस्पेंड करोगे तो सोलेनोइड भी एक बार मैग्नेट ही है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में एक इमेजिनरी मैग्नेट है, यही लिखा,
अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज मैग्नेट जिसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। क्या अपोजिट लिखा? द करंट कैरिंग लाइक अ बार मैग्नेट। बेटा ये ना मिशन 100 इसके ऊपर लिखा हुआ टुवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ विद द करंट कैरिंग सोलेनोड। ठीक है, ये सही है बेटा, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट व्हिच हैव द नॉर्थ पोल टुवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ। वही जो मैं अपोजिट बोल रहा था वही लिखा है कि जो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जो अर्थ के अंदर इमेजिनरी मैग्नेट है उसका मैग्नेट जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से अपोजिट होता है, तभी वो फ्रीली सस्पेंड करता है। ये क्वेश्चन तुमने पढ़ रखा है, तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और कनेक्शन भी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू W बाय Q होता है, तो W बाय Q सीधा ए ऑप्शन है। बाकी में टाइम ही नहीं वेस्ट करना अगर नीचे कॉम्बिनेशन नहीं दे रखे मोर देन वन ऑप्शन के। नेक्स्ट वन, two LED bulb of 12 watt 6 watt are connected in series if the current flowing through 6 watt bulb is 0.05। बेटा सीरीज में है ना, सीरीज में तो करंट 12 वाट में भी तो सेम ही होगा 0.05। देखो ये क्वेश्चन ना उलझाने के लिए, कई बच्चे लगे रहेंगे पेपर में सॉल्व करने, न्यूमेरिकल आ गया एमसीक्यू में। सिर्फ लॉजिक था कि दो बल्ब हैं, इनको सीरीज में जोड़ा, अगर एक के अक्रॉस करंट गिवन है बेटा, सीरीज में तो करंट सेम रहता है, तो दूसरे के अक्रॉस भी करंट क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज? कौन सा ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद एल्कली बनाएगा? बेटा एल्कली मतलब बेस, तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेस बनाता है। क्या हमें एमबी वर्ड याद है? मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, तो ये मेटल का ऑक्साइड है? नहीं, ये तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो सेकंड एंड फोर्थ आएगा। सेकंड एंड फोर्थ बेटा मेटल के ऑक्साइड, याद रखना मेटल के ऑक्साइड हमेशा पानी में मिलने के बाद बेस बनाते हैं। SO2 पानी में मिलेगा तो सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, Na2 NaOH बना लेगा, बेस है। NO2 क्या बनाएगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड, K2O क्या बनाएगा? KOH। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास एल्कली या बेस बनाने वाले हैं। अब 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम, बेटा याद रखना कैंडल फ्लेम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? H1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द कैंडल फ्लेम इज 40 सेंटीमीटर। बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है -40, माइनस में लेते हैं ना यू हमेशा। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस वेयर द कैंडल फ्लेम इज लोकेटेड। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी जो है वो भी सेम प्लेस पे बन रही है, ये अगेन वही वाला केस आ गया। देखो बेटा सीबीएसई घुमा फिरा के बार बार सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस पूछती है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? फोकल लेंथ क्या होगा यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द कैंडल फ्लेम। कैंडल बेटा 40 पे है ना, मतलब ये 2f वाला केस है, 2f मतलब C वाला केस। तो ऐसा है, यहाँ पे 40 पे पड़ी है ना, तो फोकल लेंथ बेटा बिना सोल्व करे 20 आ जाएगी। अगर करना है तो तुम इससे सोल्व कर लेना। मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, m इस केस में तो -1 होती है। इस वीडियो का पहला दूसरा क्वेश्चन ही हमने यही करा इसी टाइप का। सो मैग्निफिकेशन वुड बी -1। याद रखेंगे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वही बनती है। क्वेश्चन किया ना पीछे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 0 आंसर था, एमसीक्यू था, तो उसी बेसिस पे सोल्व होगा कि इसके अंदर केस बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रे डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलत करके आते हैं। चलो कितने क्वेश्चन रह गए एक बार देख लेते हैं फटाफट से, ताकि स्पीड हम उसी हिसाब से मेंटेन कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत क्वेश्चन पड़े हैं बेटा, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, ऐसा ऑर्गन बताना बेटा जो स्पर्म भी बनाए हार्मोन भी बनाए। टेस्टिस है बेटा, टेस्टिस के डुअल फंक्शन होते हैं, ये स्पर्म भी बनाने में काम आता है, हार्मोन भी। हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, है ना। नेम द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसका फंक्शन है बेटा मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करना। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, फैलोपियन ट्यूब सबको पता है बेटा, ओविडक्ट भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत करना। इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट कहां पे होगी? यूट्रस में। यूट्रस में जाके तो एम्ब्रियो चिपकेगा, 9 मंथ की डेवलपमेंट भी वहां पे होगी। एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट आ गया ना, वही कह रहा हूं ना बेटा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शन पूछे, अभी बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिशन। वो नेम एंड फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम, है ना, 2 कार्बन एटम का अल्कोहल। अभी तो किया पीछे क्वेश्चन, देखो एक साल में ऐसे पूछ लिया, एक साल में ऐसे पूछ लिया। ये अल्कोहल हो गया और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। If alcohol is X and carboxylic acid is Y, then what happen when X and Y in the presence of acid catalyst? बेटा याद रखना, एसिड और अल्कोहल, मेरे साथ साथ बोलोगे, एसिड और अल्कोहल जब मिलाते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर।
CH3COOH प्लस CH3CH2OH। जब हमने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, इसका हमारे पास क्या जाएगा H, इसका हमारे पास क्या उड़ेगा OH, वाटर निकल गया, एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा, CH3COO CH2CH3। कुछ नहीं किया, इनको जोड़ के लिख दिया आपस में, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है बेटा। दैट स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एस्टर। फिर वो कह रहा है एक्स को हीट कर दिया 443, है ना, एक्स को हमने क्या किया, हीट कर दिया 443। तो यहाँ पे CH3 जो पीछे रिएक्शन करी थी वही है CH2OH, 443 पे हीट करने पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डिहाइड्रेशन है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो बेटा ये ना पिछले साल में भी आया हुआ है, उससे पिछले साल में भी आया हुआ है, तो 443 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल सकता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा इसका मैं मेन बताऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। स्क्रीन वर्ड मेंशन है तो इमेज कैसी बनेगी पहले भी बताया, रियल एंड इन्वर्टेड। हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो H1 कितना है 5 सेंटीमीटर, इसमें ना मीटर में चेंज करने लग जाना। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, फोकल 20 सेंटीमीटर है तो प्लस लेंगे, कॉन्वेक्स का क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u माइनस 30 है, कर लो सोल्व। लेंस फॉर्मूला लगाना बेटा, ये गलती मत कर देना, लेंस फॉर्मूला में मिरर लगा दिया, मिरर में लेंस और बाहर खुश होके निकल रहे हैं कि पेपर तो तेरे भाई का जबरदस्त हुआ, ये नहीं पता भाई ने लेंस फॉर्मूला की जगह मिरर फॉर्मूला लगा दिया। याद रखना बेटा, तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Power of lens, it is the ability of a lens to converge or diverge the ray of light coming towards it. It is the ability of a lens कि वो कितना किसी रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाती है। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज +25, डिटरमाइन इट्स नेचर। बेटा प्लस है तो वो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग। एंड कैलकुलेट इट्स पावर, P क्या होता है, P इज इक्वल टू 100/f। जब मेरे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/f फॉर्मूला लगता है, 4 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट U गिवन है, क्लियर, तो U गिवन है, आपके पास F गिवन है, U और F से आप क्या कर लोगे, प्रॉपर्टीज निकाल लोगे इमेज की। ये भी ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, एक बार बता देता हूँ, टाइम चाहे लगेगा बट बता देता हूँ। लेंस कौन सा हमारे पास, लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अब फोकल लेंथ कितनी गिवन है, फोकल लेंथ मेरे पास गिवन है 25, तो ये है 25, ये 25, ये 25। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 50 पे। अगर 50 पे ऑब्जेक्ट रखा है, देखो अब देख रहे हो, ये भी सेम वही केस 2f वाला, ये भी वही केस 2f। बेटा इसका ना पसंदीदा है CBSE का, एक तो कॉन्वेक्स लेंस में 2f का केस जिसमें सेम साइज की इमेज बनेगी, और एक मिरर में C वाला केस उसमें भी सेम साइज पे बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म। पहली प्रॉपर्टी तो रियल इन्वर्टेड, 2 प्रॉपर्टी है बेटा सेम साइज की बनेगी, ये तो तुम्हें पता है, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। स्क्रीन देखते ही पहचान गए थे, रियल इन्वर्टेड तो बेटा स्क्रीन देखते ही हम पहचान जाएंगे कि रियल इन्वर्टेड है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, ये खतरनाक नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। कैथोड पे कौन सी गैस, एनोड। बेटा एनोड का 3rd O है तो ऑक्सीजन, कैथोड का 4th हाइड्रोजन H है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। वॉल्यूम डबल की होती है बेटा क्योंकि वाटर के अंदर H2O बहुत बार किया है, वाटर के अंदर बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो उसी रेशो को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 पार्ट्स कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन 1 पार्ट। राइट द मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ वन ऑफ द गैस इवॉल्व्ड इन द केस। बेटा सुन लो, 2 गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन को हम कैसे टेस्ट करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट से। हाइड्रोजन के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, पॉप साउंड टेस्ट में हम बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे और कैंडल पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। ऑक्सीजन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक बर्निंग स्पिंस्टर टेस्ट होता है, बर्निंग स्पिंस्टर टेस्ट, या एक स्पेसिफिक, मैंने टेस्ट का नेम देखा था बेटा, ये टेस्ट का ना एक स्पेसिफिक नेम भी नोट करना पड़ेगा आपको, ये टेस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। ये एग्जैक्ट ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट था, ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट, ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट। तो मैं नहीं चाह रहा कि आपका कोई मार्क्स कट हो, मतलब तो सेम ही है दोनों टेस्ट का, बट एग्जैक्ट नेम ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट याद कर लो। ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट या बर्निंग स्पिंस्टर टेस्ट क्या होता है, ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट में क्या करते हैं हम, जलती हुई कैंडल या कोई भी एक स्प्लिंट होता है बेटा इस तरीके के, वैसे एक्चुअल में बताता हूँ बेटा 11th 12th वाले बच्चे कैसे करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसमें ना एक ऐसे टूथपिक की तरह ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें आग निकल रही है, इसको जैसे ही बीच में डालेंगे ना तो ये एकदम से भड़क जाएगी आग, और भड़कने के बाद बुझ जाएगी। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन क्या करता है,
आग को और ज्यादा भड़का देता है, जिससे पता चल जाता है कि ये गैस कैसी है, ऑक्सीजन। तुमने देखा होगा बेटा, कोल वगैरह भी जलता हुआ कोयला हवा चलती है तो वो और ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब वो कह रहा है रोल ऑफ बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। बेटा बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब है बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट्स के टुकड़ों में कन्वर्ट करना। ये बिग फैट मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स हैं, ये मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। क्लियर? तो बाइल जूस और बाइल सोल्ट का बेटा सेम ही फंक्शन है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बेटा बहुत सारे, जैसे पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन है ना, पैनक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन तुम्हें पता क्या करता है? क्या करता है ट्रिप्सिन? अभी बताया था, पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। What are plant hormones? Plant hormones are the special molecules which are produced in the one plant part of the plant and used in the another part. Name one hormone responsible for phototropism के लिए ऑक्सिन होगा और सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन। याद रखना बेटा, फोटोट्रोपिज्म आ जाए, प्लांट की ग्रोथ आ जाए, क्लियर, तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा ऑक्सिन आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बेटा, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का कंफर्म क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या फर्क होता है? दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज बेंजीन। बेंजीन में सिर्फ ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड लगाने हैं। अब क्योंकि हमसे साइक्लोहेक्सेन पूछा है तो CH2 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 तो लगाना पड़ेगा वैलेंसी बैलेंस करने के लिए। कितने सिंगल बॉन्ड है हमारे पास? डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। साइक्लोहेक्सेन के अंदर बेटा डबल बॉन्ड तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है टोटल। 18 सिंगल बॉन्ड ओनली। ये तो बेटा स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बॉन्ड काउंट करने आने चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के भी बॉन्ड काउंट करने आने चाहिए। बेंजीन में हमारे पास क्या होता है? ये देखो, ये डार्क कर देते हैं। बेंजीन में हमारे पास क्या होता है? 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 9 सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें हमारे पास 18 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सा सिंगल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर बेटा, टर्मरिक मिथाइल ऑरेंज तो नेचुरल नहीं है, फिनोल्फ्थालीन भी नेचुरल नहीं है। लिटमस एंड टर्मरिक, लिटमस बेटा लाइकन से आइसोलेट होता है, एनसीईआरटी में लिखा, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। आइडेंटिफाई पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में बेटा, ग्लास पिछली वीडियो में भी तुमने देखा वॉशिंग सोडा आएगा। पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा विल बी द आंसर। चलिए सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें तो इथेन आ गया, जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो नहीं है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें इथीन और आइन है। इन और आइन मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होने चाहिए। इसमें एन है बेटा, वो सैचुरेटेड हो गया। इन्होंने अनसैचुरेटेड पूछे थे, याद रखना। इन और आइन अनसैचुरेटेड, एन सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड। उसके बाद बेटा ये कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है ना। वो कह रहा है किस केस में बल्ब ग्लो करेगा? सॉल्यूशन ए शुगर, कॉमन सोल्ट, जूस और एल्कोहल। चलो देख लेते हैं एक बार। बेटा शुगर के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कोवलेंट कंपाउंड है तो नहीं करेगा। कॉमन सोल्ट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन दे देगा तो ग्लो कर जाएगा। लेमन जूस एसिड है तो ग्लो कर जाएगा। और अल्कोहल में भी नहीं ग्लो करेगा क्योंकि कोवलेंट है। बेटा देखो, एसिड में, आयनिक कंपाउंड में कंडक्टिविटी हो जाती है, बल्ब ग्लो कर जाता है। पर कोवलेंट कंपाउंड जैसे अल्कोहल है या फिर हमारे पास शुगर है, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। रीजन मैंने बता दिया तो आप कर लोगे। मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर, सेरिबेलम। बेटा ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है? सेरिबेलम। सलाइवेशन, सलाइवा प्रोड्यूस करना, सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम किसका होगा? मेड्यूला का। बेटा ये सारे सलाइवा प्रोड्यूस करना, कफ सेंटर, स्नीज सेंटर मेड्यूला में होता है ना। आंसरिंग ए क्वेश्चन, सेरिब्रम, सेरिब्रम है ना। हंगर, थर्स्ट और हंगर, थर्स्ट और हंगर भी हमारे पास मेड्यूला ही कंट्रोल करेगी। थर्स्ट और हंगर भी मेड्यूला कंट्रोल करता है। एंड समहाउ कई बार बेटा थर्स्ट एंड हंगर के लिए उसको भी बोलते हैं जो हमारे पास थैलेमस होता है, थैलेमस को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो दोनों ही हैं, बट आप एक बार चेक कर लेना। एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अंदर अगर लाइन लिखी है तो एनसीईआरटी का ही परम सत्य होगा, बट दोनों ही चल जाएंगे, मेड्यूला भी और थैलेमस भी। चलिए बेटा नेक्स्ट वन। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ। अब वो कह रहा है HCl और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, HCl और Na2CO3। गैस तो CO2 निकलेगी, गैस तो CO2 निकलेगी, गैस CO2। चेंजेस ऑफ द लाइम वाटर, बेटा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, 50 बार कर रखा है। CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। एक्सेस में पास करेंगे तो मिल्कीनेस विल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि इक्वेशन क्या बनेगी?
जो CaCO3 बना था, लाइम वाटर मिल्की हुआ था, अगर तुम रुकोगे नहीं, CO2 पास करते रहोगे तो CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, जो कि मिल्की नहीं होता, जो कि मिल्की नहीं होता। तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जिसकी वजह से मिल्कीनेस हो जाएगी डिसअपियर। असर्शन, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, बिल्कुल सही, किलोवाट आवर बिल्कुल सही है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10, ये तो गलत है, ये तो आना चाहिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल सेकेंड। ठीक है, तो गलत दिया हुआ था। 5% अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट इथेनॉल, बेटा इथेनॉल के ना CH3CH2OH, इथेनॉल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, KMnO4 डाला, जो KMnO4 डालेंगे तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, CH3COOH बन जाएगा, है ना, CH3COOH। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, स्ट्रक्चर बनाना प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3COOH। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट बोलते हैं तो वो भी तुम्हें बताया हुआ है, बॉन्ड हटाते जाओ, इलेक्ट्रॉन लगाते जाओ। कैसे लगाना है, देखो बॉन्ड हटता जाएगा, रेड रेड हटा देना, ये बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। बस पहले तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी है बेटा, ताकि इलेक्ट्रॉन डॉट में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बना देना। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, बेटा बार बार आ रखा, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, देखो रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है ये बेटा क्वेश्चन, ज्यादा बार रिपीट तो नहीं हुआ, बट क्योंकि था मैंने लिख दिया। ये जो हमारे पास बड़े बड़े बेटा स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मीसोफिल सेल, दीज आर कॉल्ड एज मीसोफिल सेल। बी जो है, नेम द 2 टिश्यूज प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल, बेटा याद रखना वेस्कुलर बंडल में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ना 11th की टर्म में वेस्कुलर बंडल, बट तुम्हें पता होना चाहिए वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, हो सकता है 9th में भी पढ़ी हो। ये कैसे हेल्प करते हैं बेटा, जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन द एक्सपेरिमेंट, अच्छा नेम द ए और बी भी बताने थे बेटा, ए और बी। अब बी इन्होंने कहां एरो कर रखा, ये बीच में, ये एक बार देख लेना बेटा डायग्राम में, ठीक है। इन द एक्सपेरिमेंट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अनकवर्ड पार्ट में क्यों ब्लू ब्लैक कलर में दिया बेटा, वो एक्टिविटी है, क्योंकि अनकवर्ड पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ी तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वहां स्टार्च नहीं बना, और अगर स्टार्च नहीं बना तो ब्लू ब्लैक कलर कहां से आ जाएगा, तो इस वजह से कवर्ड पार्ट ने बेटा ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। कहने को बेटा ये 50 क्वेश्चन थे, बट 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कम टाइम में जल्दी जल्दी आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। आपका बेटा जो मिशन रहना चाहिए वो मिशन कभी नहीं भूलना, दैट इज मिशन 100/100। और अगले 3 दिन बेटा इस चैनल पर ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा, आप इसे फॉलो करेंगे और जो भी काम मैं कह रहा हूँ वो साथ साथ करते रहें बेटा, आपको बोर्ड का पेपर बहुत आसान लगेगा। क्लियर। इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और अगर कोई भी डाउट हो जस्ट कमेंट इट डाउन, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। और 3 दिन की बेटा जो जर्नी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जस्ट ट्रस्ट मी, और जितना काम आपको बोला जाएगा वो काम आपने अच्छे से करना है। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।